जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप मीटिंग में बने रहिए। ऐसी जानकारी आपको किसी भी व्यक्ति ने, जो आज हमारे जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, राजेश मोहन चौधरी सर, ये समझिए कि ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। इतनी इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं अब मिशन की ओर से मैं आज हमारे जो प्रमुख मुख्य वक्ता हैं आदरणीय राजेश मोहन चौधरी सर, जो कि सागर मध्य प्रदेश से हैं और सर पेशे से एडवोकेट हैं और इसके साथ में का जैसे लेखन के कार्य में इतिहासकार के रूप में और समाज सुधारक के रूप में सर सक्रिय हैं और अपनी सक्रिय और महती भूमिका निभाते आए हैं। और सर का जो इतिहास का एक ज्ञान और लेखन का कार्यक्षेत्र है काफी गहरा अगर प्रभावी है। तो आज अपने ऐसे डायनामिक लीडर आदरणीय राजेश मोहन चौधरी सर को मैं मिशन की ओर से सभी सम्मान आमंत्रित करता हूं कि कृपया सर आप आए और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय राजेश मोहन चौधरी सर, स्वागत है सर। हेलो जी, आप सबको मेरा नमस्कार है। सभी साथियों को मेरा अभिवादन है। आपके कार्यक्रम में मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे परिचित नहीं होंगे। कुछ लोग मुझसे परिचित होंगे, जैसे रामानुज जी हैं, अलका जी हैं। नमस्कार दीदी। तो ऐसे कुछ लोग मुझसे परिचित होंगे। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके वेबिनार कभी कभी मैंने देखा है कि कार्यक्रम होता है, जैसे मैं खुद सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूँ, तो कुर्मी समाज की अभी तक की स्थिति में देख रहा हूँ कि उनका जो सिस्टम रहता है वो वर्तुलाकार रहता है कि वृत्तात्मक रहती, इधर से घूमेंगे और फिर वहीं आ जाएंगे, उधर से भी घूमेंगे तो फिर इधर ही आ जाएंगे। तो इसलिए ये था कि आपका जो कार्यक्रम है वो किसी मिशन पे पहुंचे, एक अच्छा सकारात्मक और सार्थक कार्य करे। तो पहला तो मेरा संदेश आप सबसे निवेदन यही है। दूसरा, जनार्दन जी ने परिचय दे ही दिया है, मैं भी अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर देता हूँ उसमें। मैं यहाँ सागर जिले की देवरी तहसील के गांव छिंदली का रहने वाला हूँ। गांव में जमीन वगैरह है, परिवार के लोग सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे, स्वतंत्रता संग्राम से परिवार का संबंध रहा है और थोड़ा बहुत नहीं रहा। पूरे 90 साल तक 3 पीढ़ियों का संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रहा है मेरे परिवार का। तो मेरी शुरू में कोई ऐसी रुचि बहुत नहीं थी समाज या सामाजिकता की ओर। वो तो क्या हुआ कि जब मैं उच्च शिक्षा लेने के लिए सागर यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां क्या होता है कि गांव में तो रहना है, तो गांव में तो ज्यादातर रहेंगे आपकी जाति समाज से ही जुड़े हुए लोग आपके साथ में रहेंगे। बाकी लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो उतना ज्यादा आपका दायरा विस्तृत होता जाएगा, उतने ज्यादा आप लोगों के संपर्क में आते जाएंगे। तो मैं ऐसी बीएससी का छात्र था, कुछ ठाकुर लोग थे साथ में, उनकी मैं सारे दिन सुनता रहता था। कुछ असली कुछ फर्जी वीरता की कहानियां मुझे सुनाई जाती थी और मैं सुनता रहता था और मुझे उनसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं थी। राणा प्रताप का 80 किलो का भाला या और भी जो चीजें थी उनकी 200-250 किलो के जो उनके सामान थे, वो उस पर मैं बिलीव कर लेता था। मेरा दृष्टिकोण भी वही था, संघ भाजपा वाला था। हालांकि एक कांग्रेसी परिवार में मैं पैदा हुआ, तो लेकिन फिर मैंने बाद में देखा मेरे ऊपर एक ब्लेम आ गया। बोले तुम्हारी जाति इतनी बड़ी जाति है, इसका कोई इतिहास नहीं है। अब मुझे कहीं सोचना पड़ा कि अगर मेरी जाति भारत की एक बड़ी जातियों में शुमार है आकार की दृष्टि से, तो इसका कोई इतिहास क्यों नहीं है? और इतिहास अगर है तो उसका कहाँ है? अब घर में पुरानी मैगजीन पड़ी थी, पुस्तकें पत्रिकाएं वगैरह पड़ी थी, तो उनको मैंने तलाशा, टटोला, तो कुछ मुझे खास ऐसा उनसे बहुत ज्यादा नहीं मिला। थोड़ा बहुत ये तो मिला कि असम में कौन क्या कहलाता है, गुजरात में किसका क्या उपनाम है, या बिहार में या झारखंड में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में हमारे जो स्वजातीय हैं वो कौन कौन लोग हैं, ये तो पता चला। कौन कौन से सरनेम से उपनामों से जाने जाते हैं, कौन कौन से विरुद्ध वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई का अपना अपना उपजाति इतिहास भी है, तो थोड़ा बहुत वो भी पता चला।
लेकिन सारा का सारा इतिहास मुझे पटक देता था वेदों और पुराणों की तरफ। दूसरा होता था कि वहां बस वही आता था, कोई प्रभु श्री राम से जोड़ रहा है, कोई मालिनी देवी की शिष्य कुर्म ऋषि से जोड़ रहा है। तो अब मैं उस इतिहास से संतुष्ट नहीं हुआ। सीधी बात, मैं नहीं मानता कि कोई एक व्यक्ति भारत का इतना बड़ा करोड़ों की आबादी वाला समुदाय पैदा कर सकता है, पहली बात। और फिर केवल यही अकेला एक समुदाय नहीं है जो प्रभु श्री राम का वंशज बन रहा है। प्रभु श्री राम के वंशज बनने वाले कम से कम भारत की 3300 जातियों के लोग हैं। दूसरी चीज, मैं नहीं मान पाया कि किसी मालिनी देवी के कूर्म ऋषि, कूर्म नाम के कोई ऋषि, शिष्य कूर्म ऋषि हुए और उनसे कुर्मी समाज पैदा हुआ। तो वो उधर भी वही थ्योरी आ रही थी, कैसे एक व्यक्ति करोड़ों का समुदाय पैदा कर सकता है। फिर इसके बाद तीसरा मुझे बताया गया कि विष्णु का अवतार होता है, कच्छप यानी कछुआ, कछुए से कुर्मी पैदा हुए। अब वो हंसी वाली बात थी, क्योंकि एक तरफ साइंस पढ़ रहा था तो साइंटिफिक टेम्पर भी था, और दूसरी चीज अपन वो इतिहास भी देख रहे थे कि कछुए से वो आदमी की उत्पत्ति करवा रहे थे। तो फिर इसके बाद एक ध्यान में गया कि पुराने समय में कबीले हुआ करते थे, जनजातियां हुआ करती थी, सबके अपने अपने टोटेम हुआ करते थे। महाराष्ट्र के 96 कुली मराठों में, 93 कुली कुनबियों में आज भी उनके अपने अपने टोटम है। तो टोटमिक प्रणाली पहले हुआ करती थी। तो मैंने कहा हो सकता है जिस समुदाय का टोटेम कछुआ रहा हो वो कुर्मी कहलाने लगा हो। तो यहाँ से मैंने शुरू में तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं रहा, फिर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ली मैंने एंशिएंट हिस्ट्री। इतिहास की अंधेरी गलियों में भटकना मुझे पहले भी पसंद था, पहले भी अच्छा लगता था। साइंस पढ़ता था, लॉ पढ़ता रहा, अंग्रेजी साहित्य पढ़ता रहा, लेकिन इस बीच में क्या है, इतिहास की तरफ एक रुचि बनी रही। जबकि आप लोगों को एक आश्चर्य होगा कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में एक डिग्री के तौर पे इतिहास की कोई डिग्री नहीं ली है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने तैयारी की, यूपीएससी के लिए की, पीएससी के लिए, तो इतिहास का बहुत डीपली अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकें खरीदनी पड़ी, बहुत सारे नए नए पहलुओं का ज्ञान हुआ। तो बहुत सारे नए नए पहलुओं का जो ज्ञान हुआ उससे मुझे पता चला कि हमारा इतिहास भी कहीं यहीं छिपा हुआ है। तो मैं तो अपनी जो जड़ें मानता हूँ वो सिंधु घाटी सभ्यता के किसान समुदाय में मानता हूँ। हमारा समुदाय शुरू से ही कृषि से जुड़ा रहा है, और मेरे मित्र शेषराज सिंह पवार, संयोग से आज मैं उनको बता नहीं पाया, समय होता तो उनको भी मैं आमंत्रित कर लेता, गुर्जर समाज से हैं वो, विचारक हैं। तो उनका कहना यह है कि हमने खेती का आविष्कार किया। तो खेती तो बहुत सारी जातियां करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनने खेती का आविष्कार किया, जिन्होंने सबसे पहले खेती की, जिन्होंने सबसे पहले उन्नत खेती की, वही हमारा जो वर्ग है वो कुर्मी समुदाय है। तो इसमें बहुत से लोग ये कह सकते हैं खेती तो बहुत सारी जातियां करती हैं, लेकिन अब किसने कब करना शुरू किया? बहुत सारे समुदाय पशुपालक थे, पहले देश की आबादी कम थी, अनाज की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं थी, जमीनें ज्यादातर थी वो बगैर खेती वाली थी। तो शुरुआत तो जो सिविलाइजेशन की हुई है वो पशुपालन से हुई है। लेकिन ये जरूर है कि सिविलाइजेशन जितने भी टिके रहे, चाहे इंडस वैली का हो, चाहे चीन की सांग सभ्यता हो, चाहे एसिडियन सुमेरियन हो, चाहे इजिप्ट हो, एक उन्नत खेती, और उन्नत खेती के बाद आया है उन्नत ट्रेड, इसके ऊपर हमारी सभ्यता टिकी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, बीच का एक कालखंड है। बीच के कालखंड में वैदिक युग को प्रविष्ट किया गया है। 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु नगरों का विनाश होता है। सिंधु नगरों के विनाश के बाद एक गैप आता है, एक अंधकार युग टाइप का आता है। तो अंधकार युग चलता है वही 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। इस बीच का कुछ खास इतिहास नहीं मिलता, तो इतिहासकारों ने इसमें जो युग प्रविष्ट किया है वो किया है वैदिक युग। तो वैदिक युग के लिए प्रविष्ट किया है। तो हर एक एज की, युग की, किसी को मेरी बातों से किसी की भावनाएं या आस्था आहत हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं पहले से एडवांस में क्षमा मांग लेता हूँ। ये अपने निजी विचार हैं, या निजी सोच या निजी अध्ययन के ऊपर आधारित है। तो कोई भी सभ्यता होती है तो उस सभ्यता का क्या है कि उसके प्रमाण मिलते हैं धरती के भीतर, खुदाई में, उसके नगर मिलते हैं, नगर से में उसके घर मिलते हैं। अगर वो उस सभ्यता के राजा महाराजा हुआ करते हैं तो उनकी बनाई हुई इमारतें मिलती हैं, उनके जारी किए हुए सिक्के मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, अनुदान पत्र
मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, तो बीच के कालखंड में ऐसा वैदिक युग का कुछ भी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि हर सिविलाइजेशन की लिपि होती है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आप अमेरिका की इनका सभ्यता की सिविलाइजेशन कैसी थी कि उसमें संकेत थे, उनकी लिपि नहीं थी। बाकी आप विश्व में किसी भी सभ्यता में चले जाइए, कितनी इनिशिएटिव स्टेज में रही हो, लेकिन उसकी अपनी एक लिपि है। तो वैदिक सिविलाइजेशन की अपनी कोई लिपि नहीं है। आ जाते हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते हैं। 16 महाजनपद जो है, तो वो उनमें से कुछ राजतांत्रिक व्यवस्था वाले होते हैं और कुछ गणतांत्रिक व्यवस्था वाले होते हैं। जैसे मगध होता है वो राजतांत्रिक व्यवस्था होता है, वत्स होता है इलाहाबाद के पास कौशाम्बी की राजधानी, वत्स महाजनपद वो राजतांत्रिक होता है। अंग वो राजतांत्रिक होता है, लेकिन मल्ल और लिच्छवी जो होते हैं वो गणतंत्र होते हैं। कौशल महाजनपद राजतांत्रिक होता है, लेकिन कुरु और इधर चले आइए अब तो जो उत्तर कुरु दक्षिण कुरु गणराज्य जो दिल्ली के आसपास है, जिनको लेके महाभारत की कल्पना की गई है, वो दोनों गणतांत्रिक राज्य थे। तो गणतंत्र आते, तो हमारा इतिहास उनमें हम लोग तलाशें तो मिल जाएगा, उनमें हम लोग ढूंढना चाहें, उन गणतंत्रों में हमारा इतिहास मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं आपके लिए भूमिका मिलेगी, लेकिन मिलेगी किससे? कुर्मी नाम से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि जातियों का जो जन्म हुआ है अलग अलग, कुर्मी, कोयरी या अहिर या कोई भी, तो इनका क्या हुआ कि ये तो अलग से 12वीं शताब्दी के बाद होता है। 12वीं शताब्दी से पहले केवल वंश हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, वंशों का अपना नाम होता था, कबीलों का अपना नाम होता था। 12वीं शताब्दी से पहले आप चले भी जाइए तो किसी राजा ने अपनी जाति नहीं लिखवाई है, उसने अपना वंश लिखवाया है, कबीले का नाम लिखवाया है। तो यहाँ से 12वीं शताब्दी के बाद जो आपका नाम आएगा तो निश्चित तौर पर 12वीं शताब्दी के उस तरफ के इतिहास में आपका नाम नहीं मिलेगा, यद्यपि आप होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी युग में एब्सेंट रहे हो। इतना बड़ा समुदाय है, हर समुदाय में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही निष्क्रिय होते हैं। तो इन सब के बीच में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे उन्होंने उस समय की राज्य व्यवस्था में अपना योगदान न दिया हो, अपने राज्य और साम्राज्य खड़े न किए हो, उन राज्यों और साम्राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका न निभाई हो। केवल और केवल इतना है कि आपके लिए उधर पहुंचना है, उन बिंदुओं के लिए तलाशना है जहां कभी कभी आप इग्नोर करके चले जाते हैं। एक बार डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक कार्यक्रम कर रहे थे, मैं थोड़ा सा प्रसंग से अलग जा रहा हूं, तो वहां पर उन्होंने सागर में एक सभा की थी और रैली निकाली थी। हम लोगों के लिए बात करने का पर्याप्त टाइम था, तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझसे एक ही चीज पूछी। मैंने कहा, बोले इतिहास में हम कहाँ थे? मैंने कहा सब में थे, आप महाजनपद काल में थे, मौर्यन एम्पायर में थे, गुप्ता एम्पायर में थे, वर्धन एम्पायर में थे, और इसके अलावा आप इधर के बौद्ध धर्म के उत्थान पतन में भी थे। तो वो बोले कि लेकिन वो कुर्मी के नाम से तो नहीं मिलता, कोई मौर्यन, कोई गुप्ता, कोई वर्धन एम्पायर। तो मैंने उनसे यही कहा कि इस शब्द का जन्म बाद में हुआ है। कुर्मी क्या है कि एक तरह से कहा जाए तो कोई जात नहीं है, बल्कि एक वर्ग है। वर्ग मतलब खेती करने वालों का वर्ग, जिन्होंने खेती पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, तो उन्हीं की संज्ञा समाज में कुर्मी के रूप में हुई। तो इसमें एक और है कि अभी फिलॉसफी चलती है कि हम भारत के मूल निवासी हैं। कोई बोलता है नहीं नहीं हम तो आर्य हैं, हम तो सीधा सीधा वही सेंट्रल एशिया है जहां से भी आर्य आए वो सीधा वहां से आए हुए। तो यहाँ इसके साथ में एक सच और है। बिहार के एक विद्वान थे श्यामप्रीत सिंह जी, उनकी एक पुस्तक में छपवाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम है वास्तववादी कुर्मी। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि खेती के ऊपर आधारित एक वर्ग है, और इसमें क्या है कि सभी लोग हैं। भारत की जो मूल निवासी जातियां हैं, मूल निवासी कबीले थे, उनके लोग तो है ही, लेकिन जो बाहर से जो लोग आए थे, जैसे ईरानियन आए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईरानियन आए, या उसके बाद इंडो ग्रीक आते हैं, पहलव आते हैं, शक कुषाण आते हैं। तो बोले इन सारे कबीलों के लोग उनमें शामिल हैं जिन्होंने खेती का पेशा अपनाया। और इस संदर्भ में मैं मंगू भाई पटेल की, डॉक्टर मंगू भाई पटेल जी की पुस्तक देख भी रहा था, कुलमी क्षत्रिय पाटीदारों का इतिहास। तो सीधा सीधा उन्होंने गुजरात के जो पाटीदार हैं उनका संबंध जोड़ा है गुजर से। स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि जो पशुपालन ही करते रहे, बंटवारा कैसे हुआ, जो पशुपालन करते रहे
तो वो तो गुजर बने रहे, लेकिन जिन्होंने कुनबा बना के खेती करना शुरू कर दी, बसना शुरू कर दिया, बस्तियां बसाना शुरू कर दी, वो कुनबी कहलाए। इस तरीके से उन्होंने गुजरात की कुनबियों की उत्पत्ति के बारे में शुरुआती अध्याय में अपना लिखा है। तो यहां तक मैं आ गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक दिन मैं टेलीविजन पर रामदेव जी को सुन रहा था। रामदेव जी बोल रहे थे कि हमारा धर्म 1 अरब 96 करोड़ 11 लाख वर्ष पुराना है। अब मैंने पृथ्वी के भी इतिहास का अध्ययन किया है। पृथ्वी के इतिहास में ये था कि उस समय तो पृथ्वी इतनी गर्म रही होगी कि वहां पे सिविलाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर एक कोशी जीव भी पैदा नहीं हुआ होगा। उसकी बात तो करना बहुत बड़ी बात है कि कोई सभ्यता रही होगी। और वैसे भी क्या है, हम आधुनिक जो जितने भी नरवंश शास्त्री है, एथ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें लगभग यह आता कि 60 लाख वर्ष पहले वो जीव पैदा हुआ जिससे आज की मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब वो जीव ऐसा था कि कॉमन था, जिससे ऐप भी पैदा हुई, बंदर भी पैदा हुए, और इधर किसी ब्रांच ने तरक्की करते हुए इंसान को भी जन्म दिया। तो अब 60 लाख साल का अंतर बहुत होता है। दूसरी चीज, हम लोग जिस प्रजाति के सदस्य हैं वो कहलाती है होमोसेपियन। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर केवल एक प्रजाति थी, पृथ्वी पर लगभग अभी तक 10 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं, 10 प्रजातियों के होने के अवशेष मिले हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रजाति राज्य कर रही है वो होमोसेपियन है। और होमो, आप किसी को भी देख लीजिए, आप अफ्रीका के निग्रो को देखिए, आप एक जापानी, एक चीनी को देखिए, आप एक अंग्रेज को देखिए, आप एक रेड इंडियन को देख लीजिए, तो ये आपस में एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। नहीं लगता कि जैसे एक रूट से आए हो, एक मूल से आए हो। लेकिन ये तो क्या है, जेनेटिक जो होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, और परिवर्तन कहलाता है हिंदी में। तो जेनेटिक म्यूटेशंस जो होते हैं उसके चलते अलग अलग इलाके की जो जलवायु थी वैसे लोग विकसित हो गए, जहां का जैसा खान पान था। बाकी सारी जो दुनिया है वो एक ही प्रजाति की सदस्य है, वो है होमोसेपियन। और इसमें कुछ जो ब्लड है जेनेटिकली वो निएंडरथल मानव का भी मिला हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं, वो उनमें क्या है, निएंडरथल जो डीएनए है उसकी अधिकता है, और बाकी शेष कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इस मानव प्रजाति की उत्पत्ति है। अब यहाँ न कोई अलौकिक शक्ति आती है, न कोई राम आते हैं, न कृष्ण आते हैं, न ब्रह्मा आते हैं। सिविलाइजेशन धीरे धीरे हुआ। 75,000 वर्ष पहले मानव का पहला जत्था आया भारत में, वो लोग थे प्रोटोनिग्रिटो। इसके बाद फिर और भी जातियां आती हैं, अष्टिक प्रजाति आती है, अष्टिक के बाद द्रविडियन प्रजाति आती है, और द्रविडियन प्रजाति के लोग ही यहाँ पे बाकी और प्रजातियों के साथ मिलकर एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारे लोगों के बारे में नरवंश शास्त्रियों का यही कहना है। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया हो मैं कहीं कोट कर रहा था, क्योंकि वही पेज नंबर वगैरह दे नहीं सकता यहाँ पे। तो उन्होंने यही कहा था कि जो भारतीय है वो 4 प्रजातियों को मिलकर बने हैं, आर्यन, द्रविडियन, मंगोलियन, सिथियन। तो ये हमारी उत्पत्ति है। तो हमारी भी कोई उपजाति किसी से रिलेटेड है। कहीं आप चले जाएंगे तो बिल्कुल ही काले रंग के लोग मिल जाएंगे, कहीं आप चले जाएंगे तो गोरे चिट्टे ऊंचे पूरे कद्दावर लोग मिले जाएंगे। किसी उपजाति में सांवले काले लोगों की अधिकता है, किसी में गोरे चिट्टे ऊंचे पूरे तीखी नाक नक्श वाले लोगों की अधिकता है। तो इसका कारण यही है, नरवंश की अंतर है। लेकिन बेसिकली क्या था कि एक पेशे के आधार पे, एक वर्ग के आधार पे हम सब लोग एक हैं। अब आया सनातन का सवाल। बहुत से लोग होते, सनातन का मुद्दा भी बहुत उठता है, क्योंकि देश में अभी पूरा का पूरा जो है वो सनातन सनातन ही हो रहा है। तो सनातनी मेरे, उन्होंने कहा हम तो, हमारा धर्म सबसे प्राचीन है, हम तो अरबों वर्ष प्राचीन है। जैसा मैंने भी बाबा रामदेव को बताया, हम तो करोड़ों वर्ष प्राचीन है। तो अब अरबों करोड़ों वर्ष का क्या, आप खरबों वर्ष का भी दावा कर लेंगे। सबसे पहले दावे के साथ ये भी कि उसके पुरातत्व प्रमाण होने चाहिए। कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी सिविलाइजेशन होता है, कोई भी राजवंश होता है, वो अपने प्रमाण छोड़ता है। तो आपके जो 2.5 अरब वर्ष पहले के जो प्रमाण पुरातन बताए जा रहे वो तो कहीं है नहीं। धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, बहुत स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था। बस इतना था कि वो गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी उसमें राजा शासक जो भी रहा हो वो चुना जाता होगा। दूसरी चीज, उनका धर्म क्लियर नहीं हो रहा। इजिप्ट में धर्म क्लियर होता है, मेसोपोटामिया में धर्म क्लियर होता है,
लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं धर्म बहुत क्लियर नहीं होता है। यही लगता है कि वहां के लोग प्रकृति पूजक थे, यानी समण सभ्यता के लोग थे, श्रम के लिए महत्व देते थे, समण सभ्यता के लोग थे। तो हमारा जो सिविलाइजेशन शुरू होता है वो समण सभ्यता से शुरू होता है। सिंधु घाटी में कोई नहीं मिलेगा, न राम, न कृष्ण, न दुर्गा, न काली, न हनुमान, न ब्रह्मा विष्णु महेश, कहीं किसी की कोई स्टेचू नहीं मिली। आप यही जरूर है कि मिली हुई मूर्तियों में से आप किसी को आरोपित कर दें। एक युग की मूर्ति मिली, अब उसके लिए कोई आरोपित कर रहा है कि ये तो पहले जैन तीर्थंकर है, कोई आरोपित कर रहा है तो शव है, लेकिन वास्तविकता किसी को पता नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी का स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो भी है केवल खंडहरों के रूप में है, अवशेषों के रूप में है, और जो अवशेष और खंडहर हैं तो उनसे क्या है, केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान यही है कि उसका अपना ऐसा कोई व्यवस्थित धर्म नहीं था। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो लगभग 65 संप्रदाय बता रहा है बौद्ध धर्म का साहित्य, और 365 संप्रदाय बता रहा है जैन धर्म का टेक्स्ट। जैन धर्म के टेक्स्ट का कहना है कि 365 संप्रदाय थे, और बौद्ध धर्म के टेक्स्ट का कहना है कि 65 संप्रदाय थे। लेकिन इनकी एक खासियत है दोनों की कि इनमें से जो भी संप्रदायों के नाम लिखे हैं उनमें किसी संप्रदाय का नाम वैदिक नाम से नहीं है कि वैदिक संप्रदाय रहा हो। तो अब ये तीनों धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और तीसरा था एक आजीवक संप्रदाय। अब इसके लिए धर्म शब्द का मैं इसलिए मोटी अर्थ में इस्तेमाल कर रहा हूं। धर्म क्या, वो धम्म थे, धम्म यानी एक मार्ग, एक विचारधारा। तीसरा था आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय भी अपने समय का बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय संप्रदाय था, लेकिन आगे जाके वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाया, और आगे जाके वो उसका मर्जर शायद जैन धर्म या बौद्ध धर्म जहां भी हो गया हो, जैन धर्म का उसकी ज्यादा बोलते हैं लोग कि जैन धर्म उसका मर्जर हो गया। तो यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो भी नगर हैं उनकी खुदाइयां हुई। महाराजगंज जनपद, गोरखपुर जनपद, देवरिया जनपद, सिद्धार्थ नगर जनपद, यहाँ जाइए तो मल्लकालीन मल्ल महाजनपद के नगरों की खुदाई हो चुकी है, चल रही है। उनमें कहीं में कोई ऐसा रामकृष्ण, दुर्गा, काली, हनुमान वाला सिस्टम नहीं मिला है। फिर आप इसके बाद चले जाइए वैशाली, तो वैशाली को क्या है, मौर्यन, उसके जो खंडहर है मौर्यन सतह तक ही खोद पाए हैं, उसके नीचे वैशाली की खुदाई नहीं हो पाई, क्योंकि बिहार की जमीन मिट्टी बड़ी नरम है, और नीचे ज्यादा खोदते हैं तो वो आ जाता है पानी में खुदाई नहीं हो सकती। लेकिन अब पटना की खुदाई हुई है, पटना में कुम्हरार की खुदाई हुई है, तो मौर्यों का सभागार मिला है, सब मौर्यों के महल के अवशेष मिले। तो ये सब जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसका मिलने लगता है। जहां पे भी जो नगर हुआ करता था, ये कोई सभ्यता हुआ करती थी, तो उसके अवशेष मिलने लगते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो एक नाम है, भारत में ऐसी पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिविलाइजेशन थे। आहार सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेनुएन सभ्यता थी, बिहार में राण सभ्यता थी, झारखंड में राण सभ्यता थी, फिर इसके बाद जोरवे और दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में सभ्यताएं थी। तमिलनाडु में भी एक सिविलाइजेशन था जिसका अभी फिलहाल एक प्रेजेंट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद हुल्लूर या हुल्लूट ऐसा कुछ उसका नाम है। तो ये अलग अलग हिस्सों में भारत की अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई तो ज्यादातर सभ्यताएं प्रकृति पूजक थी, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जो बौद्ध धर्म मूर्ति पूजक नहीं था, जो जैन धर्म मूर्ति पूजक नहीं था, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, अपनी आस्थाओं का और विश्वासों का समावेश करते चलते हैं। इंडो ग्रीक भारत में आते हैं, ईरानियन भारत में आते हैं, तो अपना कुछ विश्वास वो यहाँ पे लाते हैं, अपनी भाषा लाते हैं, अपने देवी देवता लाते हैं। आगे चलिए तो पहलव आते हैं, फिर इसके बाद इंडो ग्रीक आते हैं, शक जाति आती है, कुषाण जाति आती है, और लास्ट में हुण जाति। इसके बाद फिर जो जातियां आती हैं वो मुस्लिम धर्म वाली रहती, तो उनका ज्यादा कुछ धार्मिक आस्था विश्वास का समावेश यहाँ के धर्मों में नहीं हो पाया। कुषाण जाति है वो शुरू करती है बुद्ध की मूर्ति पूजा, और यहाँ से भारतीय धर्मों में मूर्तियों का बनना शुरू होता है। तो सामाजिक परंपराएं बदलती रहती हैं। आप जैसे देखेंगे, हमें लगता है कि साड़ी जो है हमारी अपनी वेशभूषा है, महिलाओं की जो साड़ी है वो हमारी अपनी वेशभूषा है, लेकिन आप दो जगह को देख लीजिए, एक सांची को देख लीजिए गौर से, और एक भरत को देख लीजिए।
तो सांची में और भरवत में जो महिलाओं की प्रतिमाएं हैं उसमें वो साड़ी नहीं पहन रखी है उन्होंने। उन्होंने नीचे एक लुंगी जैसा वस्त्र पहन रखा है, ऊपर उन्होंने अंगिया चोली जिसको कहा जाए तो वो पहन रखा है, और ऊपर पुरुषों की तरह उन्होंने पगड़ी बांध रखी है। यानी वो जो मूर्तियां हैं वो शुंग काल की बताई जाती हैं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो इसका मतलब ये है कि उस समय की जो महिलाएं थी वो साड़ी नहीं पहना करती थी, बल्कि वो पुरुषों जैसी पगड़ी वो भी बांधा करती थी। और इसके अलावा क्या था, लुंगी जैसा वो कोई वस्त्र पहनती थी। कलकत्ता म्यूजियम में पूरा भरहुत रखा हुआ है, इसको आप जो भी कलकत्ता म्यूजियम में जाए वो देख सकते हैं। और सांची तो खैर भोपाल के पास है, सांची तो अपनी जगह है, जब भी चाहे उसके लिए दे सकते हैं। तो ऐसे परंपराएं बदलती हैं, रीति रिवाज बदलते हैं। कोई ये कहे कि नहीं साहब हमारा तो ये पूरा का पूरा सनातन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारा तो ये करोड़ों वर्ष से चला रहा, हमारा तो ये अरबों वर्ष से चला रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी विवाह की परंपराएं हैं। अब शादी विवाह की परंपरा आज से 1500 साल पहले क्या थी, 2000 साल पहले क्या थी, अगर आपके लिए कोई प्रमाणिक स्रोत मिलता है तो उसके लिए आप देखेंगे कि वो आज के समय से बिल्कुल भी डिफरेंट थी, आज के समय जैसी नहीं थी। आज हम देखते हैं बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो भारतीय विवाह संस्कारों में नहीं थी, लेकिन आजकल होने लगी, दिखावा होने लगा है। मैं अपने बचपन में देखता था कि पहले कोई जयमाला जैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था, माला पहनाने का कार्यक्रम नहीं होता था, 3 दिन के विवाह होते थे, बारात आती थी, द्वाराचार टीका होता था, उसी रात में जो वधू को गहने जेवर दिए जाते, चढ़ाव बोलते, वो चढ़ाव चढ़ा दिया जाता था और उस दिन का कार्यक्रम खत्म होता था। फिर दूसरा दिन और तीसरे दिन विदा की जाती थी। तो इस तरीके का शादी का सिस्टम था। अब आज का शादी का सिस्टम है तो जयमाला का सिस्टम है, उसमें और कुछ नए रीति रिवाज जुड़ गए। पहले दूल्हा बैठा रहता था स्टेज पे, अब आज जैसी दुल्हन आती है तो वो उसको पकड़ के सीढ़ियां चढ़वाता है। ये नया रिवाज है। कहीं शायद शादी का इवेंट करने वाले लोग हैं, उन्होंने दिमाग लगाया या टीवी सीरियल या फिल्में देख के आया। फिर मैंने देखा कहीं कहीं ऐसा भी होने लगा है कि वो दुल्हा उतरता है और दुल्हन की आधी रास्ते में उसको उठा ले जाता है, गोदी में उठा ले जाता है और मंच तक ले जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि परंपराएं जो है सतत परिवर्तनशील है, सतत बदलाव वाली है। तो मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ। 2001 में मेरी शादी हुई थी और अभी खैर उस शादी में हुआ था कि मैं गायत्री परिवार को बिलोंग करता था। गायत्री परिवार में पुरोहित किसी भी जाति के होते हैं, पुरोहितों को नहीं होता, फाउंडेशन नहीं होता कि वो ब्राह्मण ही हो। और दूसरी चीज क्या है, गायत्री परिवार तिथि मुहूर्त को नहीं मानता है। तो मैंने पहले से ही संकल्प कर रखा था कि मैं 3 चीजें नहीं करवाऊंगा। पहले नंबर तो मैं कोई जनपत्रिका का मिलान नहीं करवाऊंगा। दूसरे नंबर पे ये है कि मैं ब्राह्मण पुरोहित से शादी नहीं करवाऊंगा। और तीसरी ये है कि मेरी शादी तिथि मुहूर्त के हिसाब से नहीं होगी। तो थोड़ी मुझे परेशानी हुई। गायत्री परिवार के कुर्मी पुरोहित थे, यहाँ सबसे ज्यादा गायत्री परिवार को फॉलो किया तो कुर्मी और तेली 2 जातियों ने ही किया है। तो कुर्मी पुरोहित थे, उनके आने में थोड़ी बाधाएं आ रही थी। तो उनके आने में बाधाएं आ रही थी तो मैंने रीवा में संपर्क किया। रीवा में आदरणीय रामखिलावन पटेल जी थे, उस समय वो ही किसी मामले में फरार थे, उनको एक मर्डर के मामले में अभियुक्त बना लिया गया था। तो उनसे मैंने संपर्क किया तो वो बोले ठीक है, आपको गायत्री परिवार वाले पुरोहित मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बौद्ध विधि वाले ले आएंगे। मैंने मन बना लिया कि मैं बौद्ध विधि से विवाह करवाऊंगा। लेकिन अब जो लोग थे, चूंकि गायत्री परिवार में था कि मेरा महत्व बहुत था और मैंने धमकी दी कि मैं छोड़ दूंगा अगर मेरे काम में नहीं आ रहा गायत्री परिवार, तो फिर वो पुरोहित भी आने के लिए तैयार हो गए। तो 3 कुर्मी पुरोहित थे, तीनों ने शादी पढ़वाई। पंडित जी सामने वाली ससुराल पक्ष की तरफ से बैठे थे, लेकिन जो पंडित जी थे वो एक तरफ बैठे रहे, सुनते ही रहे, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। दूसरी चीज, मेरी शादी बसंत पंचमी को हुई थी, कोई इसकी तिथि किसी पंडित से नहीं निकाली गई। और तीसरा क्या था, जनपत्रिकाएं दोनों की हुई थी, मेरी थी और मेरी वाइफ जो थी उनकी भी जनपत्री थी, लेकिन हम लोगों की जनपत्री का मिलान नहीं हुआ। तो अब आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। एक लगभग 22 साल का हमारा सुखद वैवाहिक जीवन है। अलका जी मेरी रिश्तेदार होती हैं, वो मेरी वाइफ की बड़ी बहन है, तो उनके लिए बहुत कुछ चीजें पता है। तो एक बेटा भी है
और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ना आपको जनपत्रिका मिलना मिलवाने का कोई मतलब होता है, आदमी का विचार होने चाहिए, उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण विचार मिलना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण मिलना चाहिए, उनकी आपस में पर्सनालिटी मिलनी चाहिए। तो विवाह संबंध चलाने के लिए वो बहुत ही कोई जनपत्रिका काम में नहीं आती है। दूसरी चीज मैंने मुहूर्त से हटके की थी तो उसका भी मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। और तीसरी बात ये रही कि पंडित जी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा तो बहुत से लोग सोचते हैं ब्राह्मण नहीं करेगा। मुझे तो यहाँ गांव के लोग बोल देते हैं, हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो गांव के लोग मुझे बोल देते हैं कि भाई ब्राह्मण ने नहीं किया तो काम कैसा ब्राह्मण का। लेकिन हकीकत में ये है कि मेरे साथ में ये था कि नहीं भी ब्राह्मण था तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा जो कुछ भी है सब ठीक ठाक है, अलका जी इसकी गवाह है। तो वही सब निवेदन में आप सबसे भी करना चाहता हूं कि ये जो मिशन चल रहा है अपने पुरोहित प्रशिक्षित करने का, रामानुज जी अभी बौद्ध धर्म के साथ एक इकोनॉमी की बात लेके आए थे। ये क्या है कि पौरोहित्य का हमारा जो पूरा कार्यक्रम है वो एक ही जाति के ऊपर टिका हुआ है और वो है ब्राह्मण। कहीं कोई मंदिर बनता है तो पुजारी उसका ब्राह्मण होता है, उसमें कुर्मी पुजारी या लोधी पुजारी या यादव पुजारी ऐसा नहीं आता। ये लोग करना भी पसंद नहीं करते। मैंने अपने गांव के जो श्री राम मंदिर मेरे अंडर में है उसमें मैंने कोशिश की कि कोई कुर्मी पूजा पाठ करने लगे, लोग तैयार नहीं हुए। उनको लगता है कि पाप होगा, हम अगर ब्राह्मण की जगह बैठेंगे हम पूजा करेंगे तो पाप लगेगा, ये उनका सोचना है। अब उनका विचारधारा अपन बदल नहीं सकते, अपन खुद तो पूजा पाठ कर नहीं सकते। वैसे भी बेसिकली मैं नास्तिक हूँ, आज की डेट में टोटल नास्तिक हूँ। मैं किसी उसको बिलीव नहीं करता, तो पूजा करूंगा भी तो मेरी पूजा जैसी तो होगी नहीं। पूजा वो करे जिसके लिए जो उसमें विश्वास रखता हो वही अच्छे से कर सकता है, मैं क्या करूंगा। तो बस यही है कि मेरा आप सबसे यही कहना है कि ना तिथि का कोई मतलब है, ना मुहूर्त का मतलब है, ना ब्राह्मण पुरोहित का मतलब है। ये जरूर है कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनमें से कुछ लगे तो ब्राह्मण शायद हमें अपनी शादी में ना बुलाए, हो सकता है कि राजपूत भी हमें अपनी शादी में ना बुलाए, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं वो हमारे पुरोहित को ना बुलाए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे लिए हमारी जो समकक्ष की जाती हैं, यादव हो गया, लोध हो गया, गुजर हो गया, किरार हो गया, काशी कुशवाहे हो गए, ये लोग हमारे लिए बुला सकते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा है गायत्री परिवार में रह के, ये भी देखा है कि गायत्री परिवार की समझ लीजिए ओबीसी जाति के पुरोहित ने और शादी करवाई, ब्राह्मण की भी करवाई, अग्रवाल की भी करवाई। तो कम से कम ये है कि जब इतना लिबरल हो सकता है किसी एक संस्था में आके समाज, तो धीरे धीरे बदलाव होगा। तो बदलाव की उम्मीद तो हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते, समाज इतनी जल्दी नहीं बदल सकता है। और भारत का समाज तो जो है बहुत ज्यादा पारंपरिक और जड़ समाज है, बहुत जल्दी बदलने वाला नहीं है। तो सोच बदलने के लिए समझ लीजिए कि अब हजारों साल की अगर बीमारी है, सैकड़ों साल की बीमारी है, तो 1-2 साल में तो दूर हो नहीं जाएगी। इसके लिए वर्षों लगेंगे, दशकों लगेंगे, कई दशक लग जाएंगे। लेकिन ये प्रयास अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप और दूसरे वक्ताओं को मौका दें, मैं आपके बीच में आता रहूंगा। और अगर कोई प्रश्न करना चाहेगा तो मैं उसका भी उत्तर देने के लिए मेरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप सबको धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से हमारा जो इतिहास जानने का प्रयास किया है उससे निश्चित रूप से हम लोगों का सबका ज्ञान प्रदान होगा और हमको अपने इतिहास, अपने वंश को और अपने इतिहास को और जानने में सहायता मिलेगी। आप सर अपने व्यस्ततम समय में से आप सर मिशन को आज समय दिए और पहली बार आप मीटिंग में आए और भी प्रमुख वक्ता के रूप में, तो मिशन सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और सदैव आभारी रहेगा। और ये आशा करता है कि आप इसी तरह से मिशन को अपने व्यस्ततम समय में से कुछ वक्त चुरा के और देने का प्रयास करते रहेंगे और हम सभी को मार्गदर्शित करते रहेंगे।